हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 25 और 26 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की। जो हमारी डेली करंट अफेयर्स चलती है उसकी हम आज 25 और 26 तारीख की बात करने वाले हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट, याद रखिएगा, चाहे वो स्टेट पीएससी का एग्जाम हो या फिर रेलवे, बैंक, सीजीएल, किसी का भी एग्जाम हो, ये आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहो तो अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो अच्छी बात है। अगर आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो नट लर्निंग ऐप नाम से हमारा ऐप है। आप उस नट लर्निंग ऐप पर जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने से क्या होगा कि आपको अगर वीडियो नहीं देखना है बार बार, तो आप उसको एक बार मतलब कि सरासरी आंखों से आप उसको पीडीएफ को देख पाओगे, जिससे कि आपके लिए और ज्यादा लाभदायक हो जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हो ऐप, इस ऐप में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज में प्रॉफिट होने वाला है। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे सभी मिलेंगी। वो टेस्ट सीरीज चाहे आपकी यहाँ पे यूपीएससी की हो, स्टेट पीसीएस की हो, या फिर स्टेट किसी भी अदर एग्जाम्स की हो, या कह सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर मतलब नर्सिंग तक की यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो सिविल सर्विसेज से लेके बैंक, रेलवे, एसएससी, नर्सिंग, सभी टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि 20, 30, 50 टेस्ट सीरीज की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जिस तरीके से यूपीएससी की टेस्ट सीरीज देखोगे आप, 237 टेस्ट, कितना, 237 टेस्ट, याद रखिएगा, 237 टेस्ट आपको एक वीडियो मिलेंगे, जिसकी की सीसेट, जीएस, प्रीवियस ईयर पेपर और फुल टेस्ट के माध्यम से कंबाइंड आप लोगों को अलग अलग तरीके से मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी है, वहां पे आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देख सकते हैं। तो आज की हमारी पहली करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। पहली करंट अफेयर्स क्या है उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कौन सा है? नेशनल टूरिज्म डे 2024 को कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो नेशनल टूरिज्म डे है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसकी हम अब डिटेल से बात करेंगे, प्रमुख बिंदु के तहत इसका मनाने का मोटिव क्या होता है, इस वर्ष किसने मनाया है, इसकी थीम क्या रही है, उद्देश्य क्या है, इसको बस समझते हैं। लेकिन इतना याद कर लो, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसके प्रमुख बिंदु की, तो पर्यटन के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, या फिर नेशनल टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। तो क्या है महत्व, क्या है इसका? लोगों को बारे में जागरूकता पैदा करना, और हर साल इसको मनाया जाता है। इसे पहली बार सरकार के द्वारा 1948 में मनाया गया था। पहली बार सरकार द्वारा कब मनाया था? 1948 में इसको मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य क्या था? देश भर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना, देश की संस्कृति विरासत से संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो उद्देश्य को याद रखो, इसके महत्व को याद रखो, ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं कथन के तौर पर, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, भारत में सांस्कृतिक, प्राकृतिक विरासत, शैक्षणिक, व्यावसायिक जैसे पर्यटन के कई रूप प्रदान है। आप लोग पता होगा, भारत में सांस्कृतिकता भी है, प्राकृतिक भी है, विरासत बहुत सारी है, शैक्षणिक और व्यावसायिक यहाँ पे पर्यटन है जो कई रूप से प्रदान करते हैं। कई वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम की बात किया है, तो जो इस वर्ष की थीम है 2024 की, क्या है? तो सतत यात्राएं, कालातीत यादें। क्या है? सतत यात्राएं, कालातीत यादें इस वर्ष की थीम है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, याद रख लो, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है थीम, सतत यात्राएं, कालातीत यादें। यह जिम्मेदार और सचेत यात्रा की अवधारणा पर जोर देती है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यह दिन स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली सतत पर्यटन प्रथाओं के महत्व को भी दर्शाता है। लगभग 15.3% भारतीय कर्मचारी पर्यटन उद्योग में काम करते हैं। इस मौके पर सरकार की ओर से सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो गवर्नमेंट भी इसमें बढ़ावा देती है, रखिएगा, सरकार भी यहाँ पर बढ़ावा देती है, और स्थानीय समुदाय है उनको लाभ पहुंचता है। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी है, वो अपने स्तर पर, उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। अब आप सोचिएगा, 15.3, लगभग आप देखो 15% कर्मचारी जो भारतीय हैं वो पर्यटन उद्योग में कार्य कर रहे हैं, कार्यरत। तो कहीं ना कहीं ये मोस्ट इंपोर्टेंट अफेयर्स हुआ। अभी तक आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, सभी को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप लोग को शॉर्ट नोट्स और जो भी नोटिस रहते हैं, याद रखिएगा, जो भी नोटिस रहते हैं वहां पे आप लोग को डायरेक्टली फोटो खींच के मिल जाती है। तो ज्वाइन करना आप लोगों के लिए पहला फर्ज बन जाता है। शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में मत भेजिएगा, शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए होता है।
बाकी की आप लोगों ने जो ऐप है नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल वोटर डे किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम नेशनल वोटर डे की बात कर रहे हैं। नेशनल वोटर डे की बात किया कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन उभर कर सामने आते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों डे आप लोग याद कर लो। प्रमुख बिंदु के तहत समझते हैं पूरी बात। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस नागरिकों के बीच चुनावी जागरूकता पैदा करना, याद रखिएगा क्या है, जो चुनाव होते हैं उसमें चुनाव में जागरूकता पैदा करना नागरिकों के बीच में, और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में प्रोसेस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना मनाया जाता है। यह हर साल 25 जनवरी को भारत में चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और उसी दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, याद रखिएगा इस साल का कौन सा था, 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की बात करें, क्या थीम क्या थी, तो थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम। क्या थीम थी, वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपको बार बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम याद रखिएगा 2024 का 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था और थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है। इस वर्ष की थीम पिछले वर्ष की थीम की निरंतरता है, याद रखिएगा जो पिछले वर्ष की थीम थी उसकी निरंतरता ही बताई जा रही है। अगर आपको पिछले वर्ष की थीम पता है तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। 25 जनवरी 2024 को भारतीय चुनाव आयोग मतलब कि ईसीआई राष्ट्र के प्रति अपनी सेवाओं का 75वां वर्ष मना रहा है। कौन मनाया, भारतीय चुनाव आयोग है 25 जनवरी 2024 को 75वां वर्ष के रूप में इन्होंने मनाया हुआ है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए समावेशी चुनाव, याद रखिएगा कैसा, समावेशी चुनाव, सबके लिए चुनाव विषय पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा नेशनल जो वोटर डे है, नेशनल वोटर डे है 2011 से मनाया जा रहा है और इस साल का 2014 का 14वां था। ठीक है। वहीं बात करें नेशनल टूरिज्म डे तो कब से मनाया था, 1948 से मनाया जा रहा है। तो इन दोनों को याद रखना है और दोनों जो हैं वो 25 जनवरी को ही मनाए जाते हैं। तो ये याद रखना है, थीम दोनों की अलग अलग है, दोनों चीजों को याद रखना है। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस पे हुई थी। तो स्थापना किस दिन हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी के तौर पर भारतीय चुनाव आयोग के रूप में स्थापना दिवस पर ही इसको नेशनल वोटर डे के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है। तेलंगाना सरकार फरवरी में, उसकी बात कर रहे हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट की बात करें, तेलंगाना सरकार फरवरी में मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की तैयारी कर रहा है। मतलब कि फ्री में, याद रखिएगा फ्री में यहाँ पे लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाएगी। यहाँ पे फ्री में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाएगी। कौन कर रहा है, तेलंगाना गवर्नमेंट कर रही है। क्यों कर रही है, इसका रीजन क्या है, इसको समझ लेते हैं और कौन से मंत्री के द्वारा की गई है। तो 23 जनवरी को सड़क और भवन मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार ज्योति गृह ज्योति योजना, कौन सी योजना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा गृह ज्योति योजना, योजना भी याद कर लो क्योंकि गवर्नमेंट पूछती है कभी कभी। तो गृह ज्योति योजना, राज्य सरकार गृह ज्योति योजना लागू करने के लिए तैयारी कर रही है और इसका लक्ष्य है अगले महीने से पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को, जो कंज्यूमर है, उनको 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। तो कितनी यूनिट तक है, 200 यूनिट तक, याद रखिएगा 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना इनका लक्ष्य है। गृह ज्योति योजना 6 चुनावी गारंटी में से एक है, मतलब कि जो चुनाव में गारंटी दी गई थी 6, उनमें से ये गृह ज्योति योजना एक भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आने के एक सप्ताह के भीतर मुफ्त बिजली योजना लागू कर देती है। लेकिन तत्कालीन बिजली मंत्री भी जगदीश रेड्डी और तत्कालीन टीएस ट्रांसको और जेनको के अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक सीएमडी डी प्रभाकर राव ने बिजली क्षेत्र को 71,000 करोड़ रुपए के घाटे में धकेल दिया था, जिस कारण से इसको डिले हो गया है थोड़ा सा। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने के वादे को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
वहां की गवर्नमेंट ने कहा है, तेलंगाना सरकारी गवर्नमेंट ने कहा है किसानों को 24 घंटे 24 आवर्स मुफ्त में बिजली देने के लिए वादा किया था, उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं और जरूर आपको देंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार मुफ्त बिजली और 500 रुपए में घरेलू गैस रिफिल उपलब्ध कराने के अपने आश्वासन के पीछे नहीं हटेगी। याद रखिएगा, वहां पे दो चीजों पे बहुत फोकस है, फ्री लाइट पे फोकस है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस जताया जा रहा है। साथ में यहाँ पे 500 रुपए में, कितने, 500 रुपए में बताया जा रहा है कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर घरेलू गैस, याद रखिए कौन सी गैस, घरेलू गैस पर जो रिफिल होगी, मतलब कि आपने सिलेंडर दोबारा भरवाने जाते हैं उस पर 500 रुपए में वहां पे आप लोग को आश्वासन दिया गया है कि 500 रुपए में गैस दी जाएगी। तो यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा अभी बना हुआ है मुद्दा, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं इसीलिए। तो आज के लिए जो करंट अफेयर्स पे फोकस है हमारा लाइट पे, क्या है, गृह ज्योति योजना। गृह ज्योति योजना तेलंगाना सरकार की मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी के लिए है और 200 यूनिट तक यहाँ पे फ्री की बात की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सी है, फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी के साथ विलय को सीसीआई ने मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे दो बैंकों का विलय हो गया है, फिन केयर स्मॉल बैंक के और केयू स्मॉल बैंक के। विलय की बात करते हैं कि क्यों किया जा रहा है और कब से किया जा रहा है, मंजूरी किसने दी है, इसकी आरबीआई का इसमें क्या रोल है, इसको समझते हैं। तो अक्टूबर 2023 में बैंक के बोर्ड ने विलय को मंजूरी दे दी थी, क्योंकि बैंक का बोर्ड एक अलग से होता है, आप लोग पता होगा, कोई भी बैंक होता है उसका बोर्ड होता है, वो बोर्ड डिसीजन लेता है, जब वो डिसीजन ले देता है तो उसके बाद ही आरबीआई उसको मंजूरी देता है या फिर कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर 2023 में बैंक के बोर्ड ने विलय को मंजूरी दे दी थी और प्रस्तावित विलय को नवंबर 2023 में जो शेयर धारक थे उनके द्वारा भी मंजूरी मिल चुकी थी। बोर्ड के द्वारा मिलने के बाद भी शेयर होल्डर होते हैं, जो याद रखिएगा, जो शेयर होल्डर होते हैं उनके द्वारा भी मंजूरी मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर बैंक किसी एक इंसान का नहीं होता है, वो शेयर होल्डर्स का होता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, मतलब कि सीसीआई ने मंजूरी मिलने के बाद आरबीआई की मंजूरी का इंतजार कर रही है। इसकी आरबीआई की मंजूरी मिलना भी इंतजार में है, शेष है। आवश्यक अनुमोदन के अधीन विलय की गई इकाई, मतलब यूनिट्स 1 फरवरी 2024 से प्रभावी होनी चाहिए। यह उम्मीद जताती है कि समामेलन के लिए शेयर विनिमय अनुपात फिनकेयर एसएफबी के प्रत्येक 200 इक्विटी शेयर के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 50 579 इक्विटी शेयर होंगे। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर हैं वो इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप उनको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आज हमारी 5 करंट अफेयर्स से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये पीएम मोदी से रिलेटेड है, तो समझते हैं इसको पूरी करंट अफेयर्स क्या है। करंट अफेयर्स की बात करते हैं। पीएम मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा ये भारत के प्रधानमंत्री और ये उत्तर प्रदेश के सीएम, पीएम और सीएम दोनों है। तो पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, कहाँ पे, याद रखिएगा किस शहर की बात कर रहे हैं हम, बुलंदशहर की बात कर रहे हैं, बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ या अनावरण किया है। तो कई सारी किया है, तो इंपॉर्टेंट है कि इतनी कौन कौन सी है, इसको समझ लेते हैं कौन कौन सी की गई है। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, तेल, गैस, शहरी आवास और शहरी विकास और आवास जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित है। तो यहाँ 5 क्षेत्रों से संबंधित बताई जा रही है, रेल से, सड़क से, तेल से, गैस से, शहरी विकास और आवास से। वह राजस्थान के जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और दोनों नेता शहर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से कई महत्वपूर्ण स्थलों जैसे कि जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के दौरा भी करेंगे। तो यहाँ पे फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनके साथ यहाँ पर बैठक भी जताई जा रही है कि बैठक भी होगी और दोनों जो नेता होंगे वो सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थलों की बात करेंगे या उस पर चर्चा करेंगे, जैसे कि उसमें जंतर मंतर होगा, हवा महल होगा, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय होगा। राष्ट्रपति मैक्रोन श्री मोदी के साथ रोड शो में भी शामिल होंगे, जो रोड शो होगा उसमें शामिल होने की बात बताई जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में, याद रखिएगा मुख्य इंपोर्टेंट बिंदु आ गया है जो आपके लिए, फ्रांस के जो राष्ट्रपति होंगे इस साल गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने के लिए दिल्ली भी जाएंगे। तो 26 जनवरी, याद रखिएगा 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है उस पर
फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं और दिल्ली भी वहां पे जाएंगे, जिससे कि वो रोड शो वगैरह में हिस्सा लेने के बाद यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर भी भूमिका निभाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग डायरेक्टली देखा होगा कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 26 जनवरी 2024 को यह पूछा जाएगा इस साल गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया है। वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखना है फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया हुआ। ठीक है। आमेर किला, याद रखिएगा, आमेर किला, जंतर मंतर, जयपुर शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। श्री मैक्रोन करीब 2 घंटे तक आमेर किले पर रुकेंगे और राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक फ्रांस से ही आते हैं, तो इसलिए वो वहां पर थोड़ा सा उसकी संस्कृति को, ऐतिहासिकता को महसूस करने के लिए सफर कर रहे हैं, कह सकते हैं कि वहां पर रुक रहे हैं या फिर वहां का लुभाव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आमेर का किला, जंतर मंतर, जयपुर शहर सारी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक समझौता हुआ है ओमान और भारत के बीच में। पूरा समझौता क्या है इसको समझते हैं। करंट अफेयर से किसमें समझौता हुआ है, तो सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान, याद रखिएगा, भारत और ओमान के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। पूरी चर्चा करते हैं क्या प्रमुख बिंदु के तहत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ओमान के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते पर मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ावा देना, सूचनाओं को साझा करना, निवेश के माध्यम से भारत और ओमान के बीच सहयोग को बढ़ावा देना यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। ये उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। समझौता ज्ञापन पार्टियों के हस्ताक्षर की तारीख की बात करें 3 साल बाद लागू रहेगा, मतलब कि 3 साल तक यह लागू रहेगा। जो एमओयू हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में G2G, B2B द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे G2G और B2B, याद रखिएगा, B2B सहयोग को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है यूपी सरकार ने इसरो वैज्ञानिक, याद रखिएगा, किस गवर्नमेंट ने, यूपी की, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसरो के वैज्ञानिक, इसरो के साइंटिस्ट डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और उद्यमी नवीन तिवारी को गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। किस सम्मान से किया है, गौरव सम्मान से, गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यूपी गवर्नमेंट ने किया है इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल और उद्यमी जो व्यवसायी हैं नवीन तिवारी को। फिर बिंदु के बाद समझते हैं उत्तर प्रदेश दिवस पर, याद रखिएगा किस दिवस पर, उत्तर प्रदेश दिवस पर, यूपी का दिवस था, उसी दिवस पर यूपी सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव ने चंद्रयान मिशन में अहम भूमिका निभाई थी और डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव लखनऊ की रहने वाली हैं। उन्होंने भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान के लिए भी उप संचालन के निदेशक के रूप में कार्य किया हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर रितु करिधल की हम बात कर रहे हैं। नवीन तिवारी की बात करें तो कानपुर के जाने माने उद्यमी हैं, उन्हें फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं में कवर पर नियमित रूप से दिखाया जाता है। तो फोर्ब्स की पत्रिका में और फॉर्च्यून की पत्रिका में इन्हें दिखाया जाता है नवीन तिवारी को। उन्होंने 2 यूनिकॉर्न बनाए हैं, याद रखिएगा, उन्होंने 2 यूनिकॉर्न भी बनाए हैं, उन्होंने भारत को पहला यूनिकॉर्न भी दिया है। तो नवीन और डॉक्टर रितु करिधल के बारे में याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि इन्हें उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है और उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र मोबाइल विज्ञापन तकनीक मंच भी स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ने यश भारती का स्थान ले लिया है। इसमें 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार भी शामिल है। यह विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को उनकी उपलब्धियों पर दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सम्मान की बात की जाए, बहुत इंपोर्टेंट रहता है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम होते हैं जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए रितु करिधल ने किस मिशन के तहत कार्य किया है, चंद्रयान मिशन के तहत और मंगलयान मिशन के तहत कार्य किया है। नवीन तिवारी कौन है, कानपुर के जाने माने उद्यमी हैं, फोर्ब्स और फॉर्च्यून की पत्रिकाओं में वो लगातार खबरों में रहते हैं। नेक्स्ट कन्फ्रेंस की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैभव फेलोशिप के पहले बैच की घोषणा की है। किसने की है, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वैभव फेलोशिप की घोषणा की है। तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीय मूल के 22 वैज्ञानिकों को वैभव फेलोशिप प्राप्त हुआ है। मतलब कि वो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में अलग अलग देशों में रहते हैं, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, वो भी अगर काउंट की बात किया तो 22 वैज्ञानिकों को वैभव फेलोशिप प्राप्त किया गया।
वरिष्ठ प्रोफेसर आरोग्य स्वामी जो कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हैं, और जितेंद्र मलिक जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हैं, 2 प्रतिष्ठित फेलोशिप की पेशकश की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब कि डीएसटी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव फेलोशिप कार्यक्रम लागू कर रहा है, और वैभव फेलोशिप के लिए कुल 302 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 22 वैज्ञानिकों को वैभव फेलोशिप दिया जाएगा। चयनित वैज्ञानिकों को प्रति माह 4 लाख रुपए का वजीफा, आवास और मेजबान संस्थान अनुदान भी अनुदान में मिलेगा। तो 4 लाख रुपए का वजीफा मिलेगा जो चयनित वैज्ञानिक होंगे, और आवास और अनुसंधान के लिए अनुदान भी मिलेगा। प्रतिष्ठित वैभव फेलो सहयोग के लिए एक भारतीय संस्थान की भी पहचान करेगा। वैभव फेलो से मेजबान संस्थान के 3 साल के भीतर एक परियोजना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप शुरू करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वैभव फेलो दोनों देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा करेगा, और सहयोगात्मक मतलब कि एक दूसरे के सहयोग से अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के प्रयास भी किया जाएगा। तो ये वैभव फेलोशिप का उद्देश्य बहुत एकदम कहे तो सीधा सीधा होता है कि दूसरे देश को साथ साथ अपने देश को भी सहयोग के साथ जो टेक्नोलॉजी है या फिर कह सकते हैं रिसर्च है उसको बढ़ावा देना यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है। अंतिम और बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। भारत और मिस्र मतलब कि इजिप्ट, भारत और मिस्र के बीच में, याद रखिएगा, भारत और मिस्र के बीच में संयुक्त रूप से एक अभ्यास हो रहा है। कौन सा अभ्यास है? एक्सरसाइज साइक्लोन। एक्सरसाइज साइक्लोन अभ्यास जो भारत और मिस्र के बीच में हो रहा है बहुत इंपोर्टेंट है। तो भारत और मिस्र के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन यहाँ पर कौन सा संस्करण हो रहा है? तो बात किया है तो दूसरा संस्करण, याद रखिएगा, पहला हो चुका है, दूसरा संस्करण हो रहा है। दुनिया इससे क्यों नाखुश है, या कहें कि दुनिया में इसमें क्यों एक तरीके से हाहाकार मचा हुआ है इस एक्सरसाइज से? तो भारत और मिस्र के बीच में, और मिस्र ने अपनी राजधानी को भी बदलने के लिए यहाँ पे कुछ कहा है। तो इस पे अगर राजधानी पे पूरी वीडियो देखनी है, बदली गई है, नील नदी का महत्व क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, एक बार जाके चेकआउट कर लीजिए, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर वो बिंदु की तरह समझते हैं पूरी बात क्या है। तो भारतीय सेना की 25 सदस्यीय टुकड़ी एक्सरसाइज साइक्लोन के दूसरे संस्करण में हिस्सा ले रही है। तो भारतीय सेना की 25 सदस्यों की एक टुकड़ी है, वो हिस्सा ले रही है। यह अभ्यास कब से कब तक होगा? तो 22 जनवरी से लेके 1 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाना है। एक्सरसाइज साइक्लोन का जो पहला संस्करण है वो 2023 में हुआ था, और भारत में आयोजित किया गया था। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व की बात करें तो पैरासूट रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि मिस्र की कमांडो स्क्वाड्राइन, मिस्र की एयरबोर्न प्लाटून मिस्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मिस्र के भी कमांडो और मिस्र के जो एयरबोर्न प्लाटून है वो यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और भारतीय दल के 25 सदस्यीय टुकड़ी भी यहाँ पे हिस्सा ले रही है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पक्षों को रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाके में एक दूसरे के संचालन की प्रक्रियाओं में परिचित कराना है। जो रेगिस्तान है और अर्ध रेगिस्तान का क्षेत्र होता है वहां पे कैसे संचालन करते हैं एक दूसरे के प्रति, वहां पर एक दूसरे के प्रति समायोजन करना। पहला चरण सैन्य प्रदर्शनियों और सामरिक बातचीत से संबंधित होगा, और दूसरा चरण इम्प्रोप्राइज्ड एक्सप्लोरेव डिवाइस के माध्यम से ट्रेनिंग के माध्यम से केंद्रित रहेगा। तीसरे और अंतिम चरण में जिनमें क्षेत्र में लड़ाई और बंधक बचाव जैसे परिदृश्यों को संयुक्त रूप से यहाँ पर युद्ध अभ्यास शामिल होगा। यह दोनों टुकड़ियों को अपने बंधन को मजबूत करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का भी अवसर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका भारत और मिस्र के लिए एक्सरसाइज साइक्लोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने पूरे वीडियो देखा होगा, लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, और ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।